एनी एक विदेशी लड़की थी। एनी को एक भारतीय प्यार का झांसा देकर भारत ले आया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह उसे अकेला छोड़कर उसका सारा पैसा लेकर फरार हो गया। ओह गॉड, अब मैं कहाँ जाऊंगा? यहाँ तो मैं किसी को नहीं जानता। अगर वो लड़का मुझे मिल जाए तो उसका मर्डर कर दूं। What do I do now? एनी बैठी हुई रो रही थी। तभी एक लड़के शुभम ने कहा, तुम यहाँ अकेली बैठी क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? एक लड़का मुझे चीट करके इंडिया ले आया। वह मुझसे मेरा सारा पैसा लेकर भाग गया। अब मैं कहाँ जाऊँगा? वेरी सैड। लोगों ने शादी तो कर ली, लेकिन हमारी भी समाज में कोई इज्जत है। इसलिए मैंने एक बड़ी सी रिसेप्शन पार्टी रखी है। सारी तैयारियां तुम दोनों को ही करनी है। हाँ, एनी सोचने लगी, क्यों ना मैं हर एक कमरे की डेकोरेशन अलग तरीके से करूं, जिससे मुझे अपने कमरे की पहचान हो जाएगी। लेकिन इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा कि मैं रूम के गेट पर नंबर लिख देती हूँ। अरे नहीं, कोई हमें पागल समझेगा। ये घर है, कोई होटल थोड़ी ही है। परकटी सुनो, अगर ऐसे ही सोचती रही तो काम कब होगा? जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि कमरा ही ढूंढती रह जाओ। हाँ। एनी बेचारी जी जान से तैयारियों में जुट गई। रिसेप्शन का समय नजदीक आ गया। रत्ना भी इंतजार में थी कि उसे एनी को सुनाने का मौका मिले। बहू, तैयारियां तो बहुत अच्छी हो गई, अब जाकर तैयार हो। खुद से लॉक हो गया। एनी घबरा कर बोली, अरे ये क्या हो गया? दरवाजा कैसे बंद हो गया? अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? सासू माँ एंग्री हो जाएंगी। एनी घबराहट के मारे बेहोश हो गई। बाहर रत्ना शोर मचाने लगी, कमरे में नहीं तो कहाँ गई? मुझे तो लगता है कि कहीं हमारा पैसा लेकर भाग तो नहीं गई। माँ, एनी गरीब बेशक है, मगर चोर नहीं है। किसी दूसरे कमरे में तैयार हो रही होगी। अरे जाकर देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि वह अपना कमरा ही ढूंढती फिर रही हो। शुभम ने ढूंढा तो देखा कि वह एक कमरे में बेहोश पड़ी थी। उसकी स्थिति देखकर शुभम और रत्ना उसकी तरफ दौड़े। बड़ी मुश्किल से एनी को होश आया। रत्ना ने पूछा, उठो बहू, उठो, तुम्हें क्या हो गया? अगर ज्यादा देर हो जाती तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। सासू माँ, दरवाजा अंदर से लॉक हो गया। मैं डर के मारे बेहोश हो गई। सासू, बेशक तुमसे नाराज हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें इतना डराऊं कि तुम्हें कुछ हो जाए। मैं आज ही 50 कमरों के दरवाजे पर 50 तरह के रंग करा देती हूँ, ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। अगर कुछ हो जाता तो मैं अपने बेटे से कैसे नजर मिलाती कि मेरी बहू को मेरे डर से कुछ हो गया। सासू मॉम, रियली यू आर माय रियल मदर। ये क्या कह रही है शुभम? माँ, ये कह रही है कि आप सच में उसकी सगी माँ हो। ये भी तो मेरी बेटी है। चलो, अभी मुझे बहू को तैयार भी करना है, कहीं ये फिर से न खो जाए। उसके बाद रत्ना ने हर एक कमरा अलग अलग रंग में रंग दिया। अब गरीब बहू 50 कमरे वाले ससुराल में बहुत खुश रहती थी। ये है रामलाल। वैसे तो रामलाल बहुत होशियार था, लेकिन था बहुत आलसी। एक नंबर का कामचोर था। जब भी कोई काम करना होता था तो वो घर से बाहर तो निकलता था, लेकिन घर के बाहर जाकर उसे जहाँ कहीं भी जगह मिलती वहीं पर सो जाता था और शाम को बिना काम किए खाली हाथ ही घर वापस आ जाता था। किसी दिन अगर कुछ कमा भी लेता था तो जब तक घर में सारा राशन खत्म नहीं हो जाता वो दूसरा कोई काम ही नहीं करता था। उसका आलस देखकर उसकी पत्नी और बच्चे बहुत परेशान थे। अरे उठिए भी, कम से कम आज तो जाकर कुछ कमा के लाइए। सुबह से बस चारपाई तोड़े जा रहे हैं। अरे अब तो घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है। अभी के अभी जंगल जाइए और वहाँ से लकड़ियाँ लेकर बाजार में बेच कर आइए। चलिए उठिए। बेचारा रामलाल, आज फिर से उसे काम करने के लिए जाना ही पड़ा। रामलाल जंगल में पहुंचकर सूखी लकड़ियाँ ढूंढते हुए एक आम के पेड़ के पास पहुंचता है। वाह वाह वाह, कितनी छाया इस पेड़ के नीचे। यहाँ सोने में तो और भी आनंद आएगा। और वैसे भी लकड़ियाँ बिनने के लिए तो अभी पूरा दिन पड़ा है। इतना दूर चलकर आया हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ। रामलाल वहीं आम के पेड़ के नीचे लेट गया। देखते ही देखते शाम होने को आ गई। तब उसी रास्ते से एक महात्मा जा रहे थे। उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी थी।
महात्मा ने बहुत ढूंढा लेकिन उन्हें आसपास पानी नजर नहीं आया। आगे चलने पर उन्होंने पेड़ के नीचे सो रहे रामलाल को देखा। रामलाल के मुंह पर मक्खियां भिनभिनाई जा रही थी, लेकिन वो भी कहाँ हिलने वाला था। चल कर देखता हूँ, शायद वहाँ उस व्यक्ति के पास पानी मिल जाए। भाई, आप कौन हैं? और इस तरह अकेले यहाँ इस घने जंगल में लेटे क्यों हुए हैं? अब तो थोड़ी देर में अंधेरा भी होने वाला है। रामलाल इतना आलसी था कि महात्मा को देखकर भी वो लेटा ही रहा और कहने लगा, महात्मा जी प्रणाम। महात्मा जी, आप अपना काम बताइए और यहाँ से चलते बनिए, हमें आराम करने दीजिए। बड़ा ही विचित्र है ये आदमी। भाई, हमें क्षमा करिएगा, लेकिन हमें बहुत जोर से प्यास लगी है। आपको देखा तो सोचा कि पानी के लिए आपसे पूछ लूं। अगर पानी मिल जाता तो आपका हम पर बहुत बड़ा उपकार होगा। उपकार परोपकार कुछ नहीं, आप बस हमारे ऊपर से उड़ रही मक्खियाँ भगा दीजिए और वहाँ थैली में पानी है, पी लीजिए और हमें आराम करने दीजिए, परेशान मत कीजिए। बड़ा आलसी आदमी है, अपने ऊपर भिनभिना रही मक्खियों को भी नहीं भगा रहा है। खैर, मुझे उससे क्या। महात्मा ने रामलाल के ऊपर उड़ रही मक्खियों को भगा दिया और पानी पीकर प्यास बुझाई। भाई, तुमने मेरी प्यास बुझाकर मेरी जान बचाई है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो, हम तुम्हें दे देंगे। महाराज, अगर आपने पानी पी लिया हो तो अब कृपा करके यहाँ से जाइए, हमें आराम करने दीजिए। इतना कहकर रामलाल फिर वहीं लेट गया। महात्मा जी को रामलाल की बातें बहुत अजीब लगी और वो वहाँ से चले गए। जब शाम हो गई तो रामलाल उठा और उठकर कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगा। इकट्ठा की हुई लकड़ियों को उसने बाजार में ले जाकर बेचा और जो पैसे मिले उससे घर के लिए कुछ राशन पानी ले लिया। उसका लाया हुआ राशन पानी 2-4 दिन ही चल सका और फिर से पत्नी ने जब डांट कर घर से बाहर निकाला तो उसे काम के लिए उसी जंगल में जाना पड़ा। रामलाल आज भी उसी आम के पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगा और संयोग भी ऐसा था कि वही महात्मा उसी रास्ते से बाजार जा रहे थे। उन्होंने देखा कि वो आदमी फिर वहीं लेटा है और उसका मुंह एक कुत्ता चाट रहा है। बेटा, तुम्हारा मुंह एक कुत्ता चाट रहा है और वहाँ देखो, तुम्हारे पास एक सुंदर सा आम गिरा है, तुम उसे ले लो। अरे महाराज, आप फिर आ गए। अगर आपको आम चाहिए तो आप जाइए, ले लीजिए। कुत्ता चाट रहा है तो चाटने दीजिए ना, और अब हमें थोड़ा आराम करने दीजिए। आखिर कैसा इंसान है ये? अरे बेटा सुनो, अगर तुम उठो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम्हें जिंदगी भर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। महात्मा की ऐसी बात सुनकर रामलाल तुरंत उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, क्या सच में ऐसा हो सकता है महाराज? रामलाल की बातें सुनकर महात्मा जी मन ही मन मुस्कुराए और अपने हाथों में से एक अंगूठी निकालकर रामलाल को देते हुए कहा, ये लो बेटा, ये अंगूठी हमें एक राजा ने दी थी। ये बहुत ही कीमती अंगूठी है, तुम इसे बेचकर जीवन भर अपना और अपने परिवार का सारा खर्च चला सकते हो। इतना कहकर महात्मा ने अंगूठी रामलाल को दे दी और वहाँ से चले गए। अंगूठी मिलने के बाद रामलाल खुशी के मारे पागल हो रहा था। रामलाल ने अंगूठी को गमछे में बांधकर उस गमछे को अपने गले में लटका लिया। उसने जल्दी से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा की और लकड़ियाँ लेने के बाद घर की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उसे बहुत जोरों की प्यास लगने लगी। उसने एक जगह रुककर अपना थैला टटोला, मगर उसमें भी पानी खत्म हो गया था। अरे ये क्या, इसमें तो पानी ही नहीं है, अब क्या करूं? नदी के किनारे चलता हूँ। अपना लकड़ी का गट्ठर रखकर रामलाल नदी के किनारे पानी पीने चला गया। पानी पीने के लिए रामलाल जैसे ही नदी की तरफ झुकता है, वैसे ही उसके गले से लटक रहा गमछा नदी में गिर जाता है। इससे पहले कि गमछा नदी में बहता, उसने जल्दी से अपना गमछा पकड़कर नदी से बाहर निकाल लिया और अंगूठी देखने लगा। लेकिन गमछे में अंगूठी नहीं थी, वो अंगूठी नदी में गिर गई थी। बहुत खोजने के बाद भी जब उसे वो अंगूठी नहीं मिली, तो वो वापस अपनी लकड़ी के गट्ठर के पास आया और उसे उठाकर घर की ओर चल दिया। अंगूठी गई तो गई, जो मेरा था ही नहीं उसके बारे में क्या सोचना। जब रामलाल उसी जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा होता है, तो उसे फिर से वही महात्मा मिलते हैं। अरे बेटा, तुम फिर से लकड़ियाँ बीन रहे हो? मैंने तो तुम्हें इतनी कीमती अंगूठी दी थी, उसका क्या किया तुमने? महाराज, जब मेरी किस्मत में ही ये लिखा है तो आपकी अंगूठी देने न देने से मेरा भाग्य थोड़ी बदल जाएगा। वो अंगूठी तो नदी में गिर गई,
रामलाल ने अपनी आप बीती महात्मा को बता दी। देखो बेटा, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो हमारे भाग्य में है वही हमें मिलेगा, मगर ये भी सही है कि बिना कर्म किए किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। ये लो दूसरी अंगूठी, इससे अपना खर्च चला लेना। नहीं महाराज, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी से संतुष्ट हूँ। अगर ऐसा ही है तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, जो जितना ज्यादा मेहनत करता है उसे उतना ही मीठा फल मिलता है। अपना आलस्यपन छोड़ो और मेहनती बनो। इतना कहकर महात्मा वहाँ से चले गए। महात्मा के जाने के बाद रामलाल ने भी अपना लकड़ी का गट्ठर उठाया और बाजार चला गया। उसे महात्मा की कही हुई बात याद थी। अब उसने ठान लिया था कि अब वो अपना आलसपन छोड़कर खूब मेहनत करेगा। रामलाल ने अपना लकड़ियों का गट्ठर बाजार में बेचा और बाजार से एक मछली खरीदकर घर ले जाने लगा। घर ले जाकर मछली पत्नी को दे दी। जब उसकी पत्नी ने मछली बनाने के लिए मछली को काटा तो मछली के पेट में से एक अंगूठी निकली। वो तुरंत अंगूठी लेकर रामलाल को दिखाने के लिए गई। ये देखिए, उस मछली के अंदर से एक अंगूठी निकली है। रामलाल उस अंगूठी को देखते ही पहचान गया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन तभी उसे उस महात्मा की कही हुई बात याद आ गई। जो जितना ज्यादा मेहनत करता है उसे उतना ही मीठा फल मिलता है। अपना आलस्यपन छोड़ो और मेहनती बनो। और अब वो मेहनत की कमाई खाना चाहता था। दूसरे ही दिन रामलाल उस अंगूठी को लेकर बाजार में गया। अंगूठी बेचकर उसे जो पैसे मिले उससे रामलाल ने कुछ औजार खरीदे और घर पर ही लकड़ी का दरवाजा और खिड़कियां बनाने का काम करने लगा। अब तक जो रामलाल बेकार बैठा था वो अब अपना आलसपन छोड़कर मेहनती बन चुका था। साल 2 साल में ही रामलाल ने लकड़ी का एक छोटा सा कारखाना खोला और गांव के बेरोजगार लोगों से काम करने की अपील की। उसके कहने पर कुछ लोग उसके साथ काम करने लगे और रामलाल ने देखते ही देखते अपना कारोबार बढ़ा लिया। उस गांव के ढेर सारे लोग उस कारखाने में काम करने लगे और सभी को गांव में ही अच्छा खासा रोजगार मिलने लगा। अब तो आलसी रामलाल को लोग सेठ रामलाल जी कहकर आदर के साथ बुलाया करते थे। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि जैसा कर्म करेंगे उसका फल हमें एक न एक दिन अवश्य मिलेगा।